अच्छा जी, ये अटेंडेंस की सूरत हाल माशाल्लाह मैं जितना भी बोल दूं एक ही तरह की बात होती है। खैर, तो जस्ट टू रिकॉल जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस ये किया था कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है जी। और पार्टीशन कोफिशिएंट में मैंने आपको जो बात बताई थी, होपफुली आपने अगर बुक से वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पार्टीशन कोफिशिएंट का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दो बातें रिकॉल करके फिर मैं आज एक नए टॉपिक पे मूव करूंगा। देखिए, पार्टीशन कोफिशिएंट में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं और उन दो इमिसिबल सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मौजूद है, तो वो सॉल्यूट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट, वो सॉल्यूट दोनों सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा अपनी सॉल्युबिलिटी की बेस पर, और जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके दरमियान इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग इक्विलिब्रियम, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है इन सॉल्वेंट 1 टू सॉल्वेंट 2, उसका रेशियो जो है वो फिक्स हो जाता है और उस रेशियो को हम पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम हो तो उस बेसिस पर आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना सॉल्यूट जो है वो ट्रांसफर होगा एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट। फिर मैंने आपको एक सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल करवाया था, जिसमें उसने ये बताया था कि हम इंस्टेड ऑफ एडिंग 0.050 डीएम क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन, उसने कहा था कि अगर हम सक्सेसिव एडिशन करें, सक्सेसिव एडिशन का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग टोटल वॉल्यूम डायरेक्टली, हम वो वॉल्यूम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी 0.050 डीएम क्यूब में हमने दो हिस्से कर दिए, 0.025 और 0.025। पहले हमने 0.025 डाला, मिक्सचर को मिक्स किया, जितना ट्रांसफर होना था सॉल्यूट वो सॉल्यूट ट्रांसफर हो गया। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर के बाद उसको सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद कुछ सॉल्यूट ट्रांसफर हो गया 0.025 इथॉक्सी इथेन के अंदर, लेकिन स्टिल वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट बाकी है। फिर हमने क्या किया, दोबारा जो बचा हुआ सॉल्यूट वाला था उसमें दोबारा फ्रेश 0.025 डीएम क्यूब इथॉक्सी इथेन डाला, और जब इथॉक्सी इथेन डाला तो अब हमने दोबारा जब वैल्यू कैलकुलेट की तो फिर मजीद मास एक्सट्रैक्ट हुआ। और आपको मैंने कहा था कि अगर आप 0.025 वाले दोनों मासेस को जो अलग अलग आपने कैलकुलेट किए उनका सम करें और 0.050 वाले का डायरेक्ट वैल्यू जो आपने निकाली थी उसको देखें, तो दोनों में आपको ये वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि अगर आप वो एक्सपेरिमेंट दो दफा कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वॉल्यूम डायरेक्टली, अगर आप उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेपरेशन ज्यादा होती है। इसको कहते हैं सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन, कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग लार्जर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, अगर आप उसी वॉल्यूम को डिवाइड कर दें इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, स्मॉलर पोर्शंस, तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा कंपाउंड को सेपरेट करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन एक फायदा होता है कि सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन से जो है हम ज्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो अमाउंट जो पहले पॉसिबल नहीं था एक्सट्रैक्ट करना, वो अमाउंट हम पॉसिबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो कम एक्सट्रैक्शन होगी, और अगर आप उसको वॉल्यूम को डिवाइड करके करेंगे तो ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगी। तो ये जनाब इसके बाकी क्वेश्चंस केपीसी के जो है पार्टीशन कोफिशिएंट के, वो जो है पास पेपर्स में मौजूद हैं। अभी आपको जो है वो कुछ ही दिनों में बुकलेट मिल जाएगा जो पास पेपर्स का है, उसकी हार्ड कॉपी,
उसको आप जो है वो फिर सॉल्व करेंगे। वैसे आपको बुक से भी करना चाहिए, बुक में पार्टीशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन और उसके साथ क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो वो भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। बरल जी, आज जो हम अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया, ये चैप्टर हमारा है रिएक्शन काइनेटिक्स का। देखिए, रिएक्शन काइनेटिक्स की वैसे ये टर्म आपने अपने एएस के सिलेबस में भी यूज की हुई है। रिएक्शन काइनेटिक्स हम कहते हैं, काइनेटिक्स का मतलब मोशन है, तो रिएक्शन काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन काइनेटिक्स में हम जिन चीजों की स्टडी करते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स एक ब्रॉडर टर्म है और रिएक्शन काइनेटिक्स में मुख्तलिफ चीजें इंक्लूड होती हैं। तो रिएक्शन काइनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ नंबर 1 स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन। So reaction kinetics is a study of rate or speed of reaction कोई भी रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, किस वक्त उसकी क्या स्पीड है, कितनी तेजी के साथ और कितना स्लोली वो मूव कर रहा है, इन सारी बातों की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें रिएक्शन काइनेटिक्स से मिलती है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन। सेकंड, रिएक्शन काइनेटिक्स की हेडिंग में हम डिस्कस करते हैं अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन काइनेटिक्स में हम उन फैक्टर्स पे बात करते हैं विच आर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे आपने एएस में भी पढ़ा और अपने ओ लेवल के सिलेबस में भी पढ़ा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, या आपने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, या गैसेस में अगर आप ओवरऑल प्रेशर को बढ़ा दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, अगर आप कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दें तो कैटलिस्ट भी रेट ऑफ द रिएक्शन को एनहांस करता है। तो ये सारे फैक्टर जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन पर इफेक्ट करते हैं, these are also discussed under the heading of reaction kinetics. रिएक्शन काइनेटिक्स में जो एक और चीज डिस्कस की जाती है, जो अब आप A2 के सिलेबस में करेंगे भी, that is about mechanism of the reaction. वैसे ये टर्म मैकेनिज्म आपने अपने एएस के सिलेबस में यूज की थी, खास तौर पर जब आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी एसएन रिएक्शन किया था, तो उसके आपने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, एक SN1 और एक SN2, या फिर आपने जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था। तो मैकेनिज्म का मतलब होता है, लफ्ज मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं पाथ ऑफ द रिएक्शन के लिए। पाथ ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में होगा, किस तरह से होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, क्या इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, टोटल स्टेप्स कितने होंगे, उनमें से कौन सा स्टेप फास्ट होगा, कौन सा स्टेप स्लो होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पाथ ऑफ द रिएक्शन को हम इन जनरल मैकेनिज्म कहते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करता है पाथ ऑफ द रिएक्शन। इसके अलावा जो एक और चीज अंडर द हेडिंग ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स डिस्कस होती है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये भी रिएक्शन काइनेटिक्स का हिस्सा है। ऑल्दो कि आप इसको एनर्जेटिक्स में भी पढ़ते हैं,
तो एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जेटिक्स में भी अपना रोल प्ले कर रही है और इसके अलावा इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स में भी इसका बड़ा रोल है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का और रेट का क्या रिलेशन होता है? What is the role or relation in between activation energy and speed of the reaction? सर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा कि A2 के स्टेज पर कभी भी इनवर्स और डायरेक्ट की टर्म इस्तेमाल ना किया करें until and unless it is asked in the question कि आपको एग्जामिनर कहे कि give mathematical relationship। इनवर्स और डायरेक्ट की टर्म इस्तेमाल होती है जब आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप पूछा जाए। जब एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप और आपने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपका आंसर ठीक कंसीडर नहीं होगा। जितना मैं ये कह रहा था कि जी सॉरी माइक मेरा बंद हो गया था। मैं ये कह रहा था कि इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लफ्ज सिर्फ आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एग्जामिनर आपसे कहता है कि गिव मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप में लिखा जाता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे जस्ट ये कहता है कि आप आइडेंटिफाई करें रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, टू आइडेंटिटीज, टू रिलेशनशिप्स, तो वहां पर आप सिर्फ ये बताएंगे कि एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या एक के कम करने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है किसी रिएक्शन की, तो लॉजिकली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसको अचीव करना मुश्किल है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करना मुश्किल है तो वो रिएक्शन स्लोली प्रोसीड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन ये बनता है कि ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम ये एनर्जी डायग्राम बनाएंगे वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। सो ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी then lesser will be the rate of the reaction. Lesser will be the rate of the reaction. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ही कम होगा। I'm sorry, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर मैं आपको दो डायग्राम बना रहा हूं, इसे हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो बनती है ये एनर्जी और टाइम के दरमियान ग्राफ बनता है।
अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप देखिए, दो डायग्राम्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। पहले वाले केस में रिएक्टेंट से लेकर जो इस कर्व का टॉप है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है और डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर और प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेल्टा एच वुड बी नेगेटिव, यानी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेकिन अगर आप दूसरी डायग्राम देखें तो दूसरी डायग्राम में जो मैग्नीट्यूड है एक्टिवेशन एनर्जी का, वो आपको पहली डायग्राम के मुकाबले में जो है वो कम नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है ये रिएक्शन 1 के लिए है एंड दिस इज फॉर रिएक्शन 2, तो जब आप रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो रिएक्शन 1 के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है और रिएक्शन 2 के केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। यानी एक बात तो डिसाइड हो गई कि रिएक्शन 1 जो होगा, रिएक्शन 1 विल बी स्लो। ये बात बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लीजिए, पेपर के अंदर आपको ये डायग्राम बनानी होती है। अभी तो मैं 1 स्टेप रिएक्शन का बता रहा हूं, आगे 2 स्टेप भी बताऊंगा। तो आपको ये डायग्राम एएस में करवाई जाती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से मेजॉरिटी कहेगी कि हमें नहीं करवाया गया, और इसलिए आप और A2 के पेपर के अंदर ये कॉमन क्वेश्चन है जिसमें आपको एनर्जी डायग्राम बनानी होती है। तो इसलिए मुझे एएस पूरा रिपीट कराना पड़ जाता है क्योंकि एएस के हालात किसी के अच्छे नहीं होते। अच्छा जी, खैर, तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्शन 2 जो है वो ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन 1 इज स्लो एज कंपेयर टू रिएक्शन 2। रिएक्शन 1 जो है वो रिएक्शन 2 के मुकाबले में स्लो है। उसका रीजन आपके सामने है कि रिएक्शन 1 की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्शन 2, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस निकालें तो यहां पर भी डेल्टा एच नेगेटिव है। लेकिन अगर आप रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को कंपेयर करें अगेन, तो रिएक्शन 1 जो है वो भी एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन 2 भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन जो रिएक्शन 2 है वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड या डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्शन 1। तो मैं यहां कह सकता हूं कि रिएक्शन 2 जो है, reaction 2 is more exothermic than reaction 1। क्या ये बात आपके क्लियर हो गई? वालेकुम अस्सलाम सर। अभी
ओके जी, तो ये जो है वो बात आपकी समझ में आ गई कि रिएक्शन 2 इज मोर एक्सोथर्मिक। और देखें, जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल है। जितना रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ये इंडिकेट करता है कि उस केस में प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो ये आपको एनर्जी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये आगे जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट फिर इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, अब मैं आपसे जो है वो पुरानी बात तो है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड करूंगा, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन की या स्पीड ऑफ द रिएक्शन की, कि आप रेट ऑफ द रिएक्शन को या स्पीड ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। जी जनाब, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि डिफाइन करे। रेट ऑफ द रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड जिस पे वो होता है। ओके, और कोई? बेटा टेक पार्ट इन द डिस्कशन, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ओके, कुछ मैसेजेस आए हैं यार, डिस्प्ले नहीं होता। एक आंसर आया कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फिर आया कि चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आया टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, स्पीड एट विच रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन में से कुछ ठीक और कुछ ठीक नहीं है बात। देखिए, रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन डेफिनेटली टाइम से रिलेटेड है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जो है वो पढ़ने की स्पीड क्या है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो लिखेंगे 0.00000, उसके बाद पर आर। तो जब भी आप रेट की या स्पीड की बात करते हैं तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन में दो चीजें हो रही होती हैं। एक, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा होता है, और उसी के दौरान प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा होता है। तो जिस प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। लिहाजा जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो इट इज नोन टू बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ रिएक्टेंट, या समटाइम हमारे लिए आसान होता है टू फाइंड प्रोडक्ट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time taken for that change. So rate of the reaction is change in concentration of reactant or product with respect to time. यानी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, ईदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अच्छा, हम क्यों कह रहे हैं ईदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि हमें सम टाइम हमारे लिए रिएक्टेंट का अमाउंट मेजर करना आसान होता है, और सम टाइम हमारे लिए प्रोडक्ट का अमाउंट मेजर करना आसान होता है। क्योंकि आपको ये बात आगे टॉपिक में पढ़नी है कि मेथड्स टू डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कौन से रिएक्शन के रेट को
डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, और ये अप्रोच जो है फिर आपको पेपर 5 में भी काम आएगी। इसलिए ये जरा अच्छी तरह कंसंट्रेट करके समझिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात पर कि यहाँ जो मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन लिखा है, ये चेंज इन अमाउंट भी हो सकता है, ये चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, ये चेंज इन कलर भी हो सकता है, ये चेंज इन डेंसिटी भी हो सकता है, और ये कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन के दौरान जिस चीज को मेजर करना आसान होता है, हम उस चेंज को नोट करते हैं और उस चेंज की बेस पर हम रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। होपफुली आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी कि आपको लकीर का फकीर नहीं बनना कि सर आपने कहा था कंसंट्रेशन होती है। डेफिनेशन में जरूर हम कहते हैं कि इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन सम टाइम कंसंट्रेशन को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। जैसे फर्ज करें एक रिएक्शन है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं ये मेजर करना शुरू कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस कितना हो रहा है और उसका डेटा कलेक्ट कर लूं, तो आई कैन फाइंड आउट रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वहां मुझे कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, वहां वॉल्यूम से काम चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन की हद तक अगर एग्जामिनर आपसे डिफाइन करने को कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आप ये लिखेंगे कि इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो इट इज ओके फॉर डेफिनेशन, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहां पर मैंने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो इन अदर वर्ड्स ये इस तरह भी लिखा जा सकता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अल्टीमेटली इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। Decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with respect to time taken for that change, हम इसे भी rate of the reaction कहते हैं। तो rate of the reaction जो है, it is change in concentration of reactant or product या decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with respect to time taken for that change. It is also known to be rate of the reaction. तो आप rate of the reaction को इन दोनों तरीकों से define कर सकते हैं। एक और important बात यह है कि rate जो होता है उसके लिए हमेशा हम data collect करते हैं। हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल पर। आपको अगर ओ लेवल की मैं बात याद करवाऊं तो ओ लेवल में आपको जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर था उसमें एक तरीका दिया हुआ था कि उन्होंने वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर किया था एक डिफरेंट टाइम इंटरवल में। और अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिकल भी आपने किए होंगे पेपर 3 में, उसमें आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल में जो है वो वैल्यू नोट की थी वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस की। तो जब आपको रेट निकालना होता है तो रेट निकालने के लिए हमेशा हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का हम प्लॉट करते हैं टाइम और कंसंट्रेशन का डेटा। अच्छा, अब देखो ये टाइम और मैंने कंसंट्रेशन का ब्रैकेट बनाया है और मैंने आपसे कहा कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर आप रिएक्टेंट की टर्म में टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, तो आमतौर पर जो आपका कर्व होता है वो कुछ इस तरह से आता है और ये इंडिकेट कर रहा है
कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई। ये मैंने सिंपली एक रफ स्केच किया है। हम एक्सपेरिमेंटली हमेशा वैल्यूज मेजर करते हैं और फिर उन वैल्यूज का ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन अगर आप यही ग्राफ प्लॉट करेंगे इन बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट या कोई और चीज जो आगे मैं आपको बताऊंगा, इस केस में इनिशियली प्रोडक्ट 0 होता है, तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से। तो these are the two shapes which we will find for rate of the reaction. अब इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के रेट एग्जामिनर आपको कैलकुलेट करवाता है। 3 मुख्तलिफ किस्म के रेट पे बात होती है। सबसे पहला जो रेट है, जो आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है, और ये पेपर में भी हो सकता है, पेपर 1 में भी, सॉरी पेपर 5 में भी हो सकता है, पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है। और ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन? किसी को आइडिया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन का? अच्छा, चले जैसे फर्ज करें कि आपने डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट टाइम इंटरवल में, हर 5 मिनट बाद आपने डेटा कलेक्ट किया और ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आपके पास 5 मिनट का डेटा है, 10 मिनट का डेटा है, 15 मिनट का डेटा है, 20 मिनट का डेटा है, लेकिन आपके पास 17 मिनट का डेटा नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने ग्राफ प्लॉट किया, मैं यहां पे शो कर रहा हूं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ये हमने टाइम और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया है। अब हमारे पास 5 मिनट का डेटा है, 10, 15, 20 का डेटा, हर 5 मिनट के इंटरवल का डेटा है, बट 17 मिनट का डेटा मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? 17 मिनट पर जो है, मैं 17 मिनट पर जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। 17 मिनट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और जब मैं 17 मिनट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और फिर इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा, दैट विल बी रेट ऑफ द रिएक्शन। उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन कहें। तो एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ जो है ये रेट होता है। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि इट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, it is rate of the reaction at specific time। किसी खास मूवमेंट पर, किसी खास टाइम पर जिसका डेटा आपके पास अवेलेबल ना हो, उस खास मूवमेंट पर, उस खास स्पेसिफिक टाइम पर जब आप रेट कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज नोन टू बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। एंड हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन? सिंपली जिस टाइम पर आपको रेट कैलकुलेट करना है, आप उस टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा, दैट वुड बी योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर एग्जामिनर आपको पेपर 5 में या पेपर 4 में एक ग्राफ दे देता है और उस ग्राफ से जो है वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकलवाता है, कहता है कि इस टाइम पे रेट बताओ, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको डेटा गिवन हो, पहले वो ग्राफ बनवाए आपसे, और ग्राफ बनवाने के बाद फिर वो आपसे कहे
कि आप इंस्टेंटेनियस जो है वो रेट उसी में से फाइंड आउट करें। तो दोनों पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं, इसके दोनों पॉसिबल एस्पेक्ट्स। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि ये उस रेट को रिप्रेजेंट करता है जो एक स्पेसिफिक टाइम का रेट होता है, यानी जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और हम उस डेटा उस पर्टिकुलर टाइम पर रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि अगर आप लेट टाइम में रेट निकालेंगे तो कम आएगा और अगर आप अर्ली टाइम में रेट निकालेंगे तो वो ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि शुरू में रिएक्शन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है, रेट स्लो डाउन होता जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो आपको किसी रिएक्शन की एक्चुअल पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं करता। ये आपको रिएक्शन की एक्चुअल पिक्चर क्लियर नहीं करता, बट यस आपको ये जरूर क्लियर करता है कि एक खास मूवमेंट पर, एक खास स्टेज पर जो है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है ये जरूर आपको बता देता है। अच्छा, दूसरा जो है वो कहलाता है, दूसरा जो है वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आमतौर पे ए लेवल में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ओ लेवल में आपने एवरेज रेट निकाला। एवरेज रेट का तरीका ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कंज्यूम। आपने कितना अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम किया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसमें कितना टाइम टोटल आपको लगा। तो ये आपको सिर्फ एवरेज बताता है। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट रिफ्लेक्ट कि ये रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, ये एग्जैक्ट रेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन एक एवरेज बता देता है। इससे हमें ये जरूर अंदाजा हो जाता है एवरेज से कि रिएक्शन बहुत ही शुरू में फास्ट था या बहुत ही स्लो था, वो हमें एवरेज से अंदाजा हो जाता है। बट अगेन ये एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है ये जस्ट हमें एक आउटलाइन, एक हिंट प्रोवाइड जरूर कर देता है कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा स्लो है, बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन। अब सवाल ये है कि एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो उसको हम कहते हैं इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर 4 जहां एग्जामिनर आपसे इनिशियल रेट निकलवा रहा है। पेपर 4 के अलावा पेपर 5 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जहां एग्जामिनर आपसे इनिशियल रेट कैलकुलेट करवाता है। तो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन में, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन में एवरेज में मैंने आपको ये बताया कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब एवरेज है ना। अब एवरेज में आपको पता है कि कभी तेज कभी स्लो। एवरेज का मतलब ये होता है कि उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब वो स्लो हुआ कब वो फास्ट हुआ, एक एवरेज पता चल जाएगी। अब आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में जो है वो आप बहुत स्पीड के साथ चले, उस वक्त पेट्रोल कम कंज्यूम हुआ, आप स्लो चले पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम हुआ, लेकिन आपका मीटर ये बताएगा कि एवरेज कितना पेट्रोल आप पर लीटर कंज्यूम कर रहे हैं, सॉरी पर किलोमीटर आपका जो है वो, या किलोमीटर कितना आपका 1 लीटर कितना किलोमीटर देता है, तो ये एवरेज है। तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आपको ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता कि रिएक्शन
स्लो है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा फास्ट है, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, वो रियल प्रैक्टिस में किस तरह का रिएक्शन है, उससे हमें बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं मिलती। लेकिन इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है इट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, it is rate of the reaction at initial concentration. It is rate of the reaction at initial concentration. यानी ये किसी भी रिएक्शन का वो रेट होता है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिटरमाइन होता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। अब अगेन सवाल ये है कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर तो आपके पास डेटा ही नहीं होता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे रेट कैसा है, रेट क्या है? तो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी पहले डेटा फाइंड किया जाता है और उस डेटा की बेस पर ही इनिशियल रेट निकाला जाता है। इनिशियल रेट इज अगेन हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर रेट ऑफ एनी रिएक्शन डायरेक्टली। आप जब तक डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, आप कोई भी रेट चाहें, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट चाहें, चाहे आप एवरेज रेट निकालना चाहें, चाहे आप जो है वो इनिशियल रेट निकालना चाहें, यू नीड डेटा। और डेटा का मतलब ये है कि आप उसका ग्राफ बनाएंगे। तो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि इट इज रेट ऑफ द रिएक्शन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि व्हेन टाइम इज 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि इट इज रेट ऑफ द रिएक्शन एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। और ये जो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ये रियल रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। ये आपको एक्चुअल रेट को रिफ्लेक्ट करता है, ये रिएक्शन के एक्चुअल रेट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम होती है। तो अब अगर एक रिएक्शन स्लो है या फास्ट है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट में उसकी जो भी स्पीड है बाद में उससे कम ही होनी है। एक्सेप्ट ऑटो कैटेलाइज रिएक्शंस होते हैं, ये भी आपने एएस में पढ़ा है। ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन वो होते हैं जो शुरू में स्लो होते हैं, लेकिन उनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जो है वो खुद रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें प्रोडक्ट खुद एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट एज कैटलिस्ट एक्ट करता है उसको हम ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन कहते हैं। हाँ, उनमें ये जरूर होता है कि शुरू में रिएक्शन स्लो होता है लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन कहलाते हैं। लेकिन इन जनरल ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन के का नंबर कोई इतना ज्यादा नहीं है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑटो कैटेलाइज रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं वो ऑटो कैटेलाइज नहीं होते। और उन रिएक्शंस का अंदाजा कि वो बहुत ज्यादा स्लो हैं, बहुत ज्यादा फास्ट हैं, और एक नॉर्मल स्पीड पर हैं, इन तमाम बातों का अंदाजा हम इनिशियल रेट से निकालते हैं। अब अगला सवाल ये है कि आप इनिशियल रेट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगेन आपको ग्राफ यूज करना होगा, और ये ग्राफ होगा इन बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आपका ग्राफ है। आपने जो आपके पास अवेलेबल डेटा है, आपने वो अवेलेबल डेटा प्लॉट कर दिया। अवेलेबल डेटा प्लॉट करने के बाद अब आपको इनिशियल रेट निकालना है। तो इनिशियल रेट में यहाँ पे टाइम 0 है, और ये जो पॉइंट है ये है आपका पॉइंट जहां से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है, एंड दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप क्या करेंगे कि आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से अगेन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब हो सकता है कि ये मेरे पेन की वजह से आपको ये लाइन इतनी क्लियर नजर ना आ रही हो,
आपने इनिशियल पॉइंट से, ये देखें ये कर्व जो है वो यूं जा रहा है, अब इस ग्राफ का जो पैटर्न है वो ये इस तरह जा रहा है। अब आप यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस टेंजेंट का जो इनिशियल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा दैट वुड बी इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। जो ग्रेडियंट आप निकालेंगे इस ग्राफ का, वो ग्रेडियंट जो होगा वो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। और ग्रेडियंट क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये कॉन्सेंट्रेशन का, और यहां से लेकर यहां तक ये टाइम का। फर्ज करें कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.10 है और टाइम यहां पर जो है वो 50 है। तो अब यहां पर जो ग्रेडियंट बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल जो है वो 0.1 था, फाइनल अगर 0 हो गया तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 0 माइनस 0.10, और टाइम में जो है वो फाइनल टाइम 50 माइनस 0, ये आ गया माइनस 0.10 डिवाइडेड बाय 50। और अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम सेकेंड में ले रहे हैं और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। तो ये बन गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। अब आप में से कुछ लोगों के सवाल जहन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर रेट का साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है। रेट का साइन नेगेटिव और पॉजिटिव आए से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव साइन ऑफ रेट सिर्फ ये बताता है कि जब आपने रेट निकाला है तो वो रिएक्टेंट की टर्म में निकाला है या प्रोडक्ट की टर्म में निकाला है। यहां पर रेट नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि हमने यहां पर जो रेट कैलकुलेट किया है वो किया है इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि यहां पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम है, इनिशियल ज्यादा है। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो यहां पर आपने नेगेटिव साइन से परेशान नहीं होना। आप कहेंगे रेट नेगेटिव सर ने निकाल दिया था, तो रेट का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन सिर्फ आपको ये बताता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन का कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है। साइन से आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते, साइन आपको ये नहीं बताता कि जो है वो रेट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। जो मैग्नीट्यूड है वो इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव साइन ऑफ रेट क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ऑफ रेट सिर्फ ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट rate of the reaction, that rate of the reaction is calculated in term of decrease in concentration of reactant। नेगेटिव साइन ऑफ रेट जो है वो इंडिकेट करता है कि दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज कैलकुलेटेड in term of decrease in concentration of reactant। तो नेगेटिव साइन ऑफ रेट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी। तो ये जो है वो कुछ बातें थी रिलेटेड टू इनिशियल रेट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।